जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो जिला आवंटन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब लिस्ट आपकी आ चुकी है। आपने काफ़ी लोगों ने लिस्ट देख भी ली होगी। ठीक है, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और कैसे होगा। ठीक है, उसका वेटिंग लिस्ट के बारे में एक पॉइंट मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी आने के चांसेस हैं और उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन एनालिसिस जब भी मैं आपके लिए लेके आऊँ आपको उसकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं जिला आवंटन। तो जिला आवंटन वाला जो प्रोसेस था, प्रोसेस क्या था, मतलब एक तरीके से जिला आवंटन होना था स्टूडेंट्स का। जो जिला आवंटन हो चुका है उसकी लिस्ट मैंने आपके साथ जो फ्रेम थी वो शेयर की थी, आप PDF उसकी जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक चीज़ जो जिला आवंटन होने के बाद अब होगी, ये क्या होगा, आपका एक डेट अलग से अनाउंस होगी। ये डेट या तो विभाग जारी करेगा या फिर जो है विभाग ही जारी करेगा, क्योंकि ये कॉमन डेट होगी हर जिला के लिए। ठीक है, तो एक नई डेट जारी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कहाँ पे होगा, जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब इसमें जो मेनली आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ। मैंने आपसे कहा भी था कि एक बार आप डेट अनाउंस हो जाए उसके बाद ही इसको बनाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है, स्पेशली जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट है और आपका जो ये जो मेडिकल वाला डॉक्यूमेंट है, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो हो सकता है आपसे ये कहा जाए कि 10 डेज़ बिफोर का, 20 डेज़ बिफोर का ही आपको ये वैलिड होगा। इस केस में क्या है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार डेट आ जाए उसके बाद ही आप इस सर्टिफिकेट अप्लाई करो। ये सर्टिफिकेट ईजिली बन जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात आपके साथ नहीं होगी। ठीक है, और बाकी जो भी गाइडलाइंस जारी होंगी, निदेशालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी होंगी, उन गाइडलाइंस के आधार पर आपको जो है अपना नेक्स्ट प्रोसेस या फाइल तैयार करनी है। ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, और ये हर जिले का जिले वाइज होगा। आपका जो भी आपको जिला अलॉट हुआ है उसी के जिले में आपके कोई सेंटर या कोई भी आपका जो हेडक्वार्टर टाइप का कुछ बना दिया जाएगा। जैसे 500 लोगों को कोटा जिला आवंटित हुआ है, तो कोटा जिला में सपोज मान के चलो कोटा डिस्ट्रिक्ट, कोटा सिटी में ही कोई एक पर्टिकुलर प्लेस आपको बना दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जिले वाइज वरीयता सूची बनेगी। ठीक है, जिले वाइज वरीयता सूची बनेगी, क्योंकि उस जिले में जो होंगे कोई 135 वाला भी होगा, कोई जो है 140 वाला भी होगा, तो उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगी। वो जिले की मेरिट लिस्ट आपकी फिर अनाउंस होगी कोटा जिले में। ठीक है, तो एक सपोज मान के चलो कोटा जिला है, राजसमंद जिला, जो भी जिला है, तो वरीयता सूची बनेगी, वो मेरिट बनेगी, उसके बाद वो मेरिट लिस्ट आपकी अनाउंस होगी। फिर उसके बाद आपका जो है स्कूल आवंटन का कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है, अब स्कूल आवंटन में क्या होगा, आपको यहाँ पे जो है आपको जो है कैंप टाइप का कुछ अनाउंस किया जाएगा, और उसमें आपको जो अपना अपॉइंटमेंट लेटर स्कूल का दे दिया जाएगा, काइंड ऑफ ज्वाइनिंग लेटर, आपको वहाँ जाके स्कूल में उस पर्टिकुलर डेट को ज्वाइन करना है। इसमें जो वरीयता सूची में स्कूल आवंटन में जो मेनली जो ध्यान बात रखी जाएगी वो ये रखी जाएगी कि अगर आपका कोई दिव्यांग भाई है, ठीक है, तो दिव्यांग भाई को प्रायोरिटी दी जाएगी, और उसके बाद महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इसमें उसके बाद जो आपके जनरल आपके पुरुष जो है कैटेगरी में आएंगे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। महिलाओं में भी जो होंगी विडो और डिवोर्सी जो महिला होंगी उनको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद आपकी जनरल की महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है। इसमें कैटेगरी का कोई लफड़ा नहीं है, कैटेगरी वाइज का कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन ये जो है एथिकल प्रायोरिटी है कहीं ना कहीं कि दिव्यांग भाई हैं जो उनको पास का स्कूल या फिर चॉइस दी जाए। अगर जो आपकी एक चॉइस होगी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर गांव से या टाउन से बिलोंग करते हो तो आपको उसी टाउन में पोस्टिंग दे दी जाए। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, और आपको करस्पॉन्डिंग उस डेट को आपके स्कूल को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा प्रोसेस होने वाला है जिला आवंटन के बाद। ठीक है, जहाँ तक डेट की बात है, मेरे हिसाब से जिला आवंटन में ही कम से कम 3-4 दिन एक्स्ट्रा टाइम लग गए, तो हो सकता है एक वीक के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर आपका डेट आ जाए, और आपको 2 से 3 हफ्ते का टाइम इसमें दिया जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम उनको भी लगेगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में। ठीक है, और स्पेशली जो ये दोहरी डिग्री वाला केस है, जिनके बाद डबल डिग्री है, जिला स्तर पर भी इसका वेरिफिकेशन होगा, तो आपका जो है कई सारे इसमें प्रोसेस बन सकते हैं। अब बात आती है वेटिंग लिस्ट की। देखो वेटिंग लिस्ट में जो है आपके 2 सिनेरियो बन सकते हैं। एक सिनेरियो तो आपका क्या बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है कि 300 सीटें, अगर आपने देखा होगा 11,199 स्टूडेंट्स का ही जो है लिस्ट निकली, यानी कि 300 सीटें जो हैं यहाँ से आपकी निकल के आ जाती हैं। सेफ बचा ली इन्होंने, जो आपका 11,500 का जो पूरा
था, उसमें से 300 सीटें यहाँ इन्होंने बचा ली हैं। एक बात आपकी इसमें और है कि अब एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो मैं मान के चलूँ कि वैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड टाइम हो रहा है, तो चांसेस बहुत ही कम है कि यहाँ पे आपका जो है रिजेक्शन हो। लेकिन जो आपका डुअल डिग्री वाला जो सिनारियो है, वो डुअल डिग्री वाला सिनारियो क्या होता है कि नॉर्मली कई सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये एक तरीके से इसको मैं फर्जीवाड़ा नहीं कहूँगा, ये एक तरीके से अननोन आपकी नॉलेज नहीं होती है, और आप उस बीएड की डिग्री को या वो जो बीएससीसी की आपने डिग्री की है अलॉन्ग विद द कोई और डिग्री, तो उसको जो है वो वैलिड नहीं मानते हैं, किसी एक डिग्री को वैलिड मानते हैं। तो उस सिनारियो में अगर ऐसा आपकी आ जाता है कि बीएससीसी को आपको वैलिड नहीं मानते, तो आपका यहाँ पे रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई केस बनता है तो यहाँ से आपकी कुछ सीटें रिजेक्शन में निकल सकती हैं। तो आपकी टोटल सीट्स जो भी बनेंगी उसमें आपकी वेटिंग लिस्ट आना कन्फर्म है। अब दो केस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, एक केस तो आपका ये बन सकता है कि ये जो 300 या प्लस में मान के चलता हूँ कि 50 से 60 सीट आपकी और आती हैं, तो 360 सीट आपकी बचती हैं। एक सिनेरियो तो इसमें बनता है कि ये बचाई जाए आपके जो आपत्ति वाले जो प्रश्न लग रहे हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, उसमें अगर कुछ रिजल्ट जो इनके फेवर में आता है, जो जैसा कहा जा रहा है काफ़ी स्टूडेंट के भी 4 से 5 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई बंदा 129 पे बैठा है तो अगर वो 4 नंबर 5 नंबर बढ़ते हैं तो 133 मार्क्स ले आएगा, जो कि कट ऑफ के बराबर है। तो अगर वो डेट ऑफ बर्थ से मैच कर जाता है तो उसको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए एक ऑप्शन बच जाता है। बाकी क्या होगा, दो केस बनते हैं, बाकी आपका जो क्या होगा सारी सीटें किस में आ जाएंगी, वेटिंग लिस्ट में आ जाती है। ठीक है, अब मैं एक सिनारियो पकड़ के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आपके जो आपत्ति वाले केस में 60% सीटें जो यहाँ से भर जाती हैं, तब भी आप देखोगे तो लगभग आपकी जो है 100 सीटें लगभग और बचेंगी। 40% अगर मैं निकालूँ 360 का, तो लगभग आपका जो आता है कितना 144 के आसपास आता है। फिर भी 144 सीटें और बचेंगी, तो ये 144 तो आपकी कहाँ आएंगी, सीधी वेटिंग लिस्ट में आएगी। ठीक है, एक केस आपका ये बनेगा, अगर एक केस आपका ये बन सकता है कि यहाँ से जो आपत्ति वाला जो केस है, वो आपत्ति वाला केस एज इट इज़ खारिज हो जाए और यहाँ से कुछ भी बोनस या ऐसा कोई भी चेंजेस ना आए, तो आपकी जो 360 की 360 सीटें कहाँ जाएंगी, ये वेटिंग में आ जाएगी। और ऐसा अगर होता है, इस केस में क्या होगा, आपके चांसेस है कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो डाउन हो सकती है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो नॉर्मल कैटेगरी या जनरल की कट ऑफ है वो 1 से 2 मार्क्स डाउन हो सकती है, अगर ये वाला सिनारियो बनता है तो। ठीक है, तो अब तो क्या है, नंबर ऑफ केसेस की बात कर सकते हैं कि कौन सा केस आपका बनता है, कौन सा केस नहीं बनता है। तो ये केस बनता है तो आपका 1 से 2 मार्क्स यहाँ पे कम हो सकते हैं। बाकी आपका जो है नॉर्मल डीओबी वाले केस में, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ से भी जाते हैं, डीओबी वाले केस में मुझे लग रहा है कि लगभग 60 से 70 बच्चे तो ऐसे होंगे जो डीओबी के कारण जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनका जो है वेटिंग लिस्ट में कंफर्म सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, नॉर्मली क्या होता है इस टाइप के केसेस, आपने देखा होगा सेकेंड ग्रेड में भी कई कोर्ट केसेस होते हैं, लंबे खिंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो फिर क्या करेगी इस केस को, क्योंकि अब अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, नॉर्मली 15 मई तक 16 मई तक जो इसकी नेक्स्ट सुनवाई है उसमें देखेगी। अगर गवर्नमेंट को ये बात तो समझ में आ ही जाएगी ये केस लंबा चलने वाला है। अगर केस लंबा चलता है तो आपकी क्या होगा, पूरा 360 की क्या होगी, वेटिंग निकल जाएगी, और जो स्टूडेंट्स डीओबी से और एक आध मार्क्स से रहे हैं उनके चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको 15 मई के 16 मई के बाद जो आउटकम रहता है केस का वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उस बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इसकी। अब बात कर लेते हैं रीट 2022 की। जो स्टूडेंट्स अब जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो खैर कॉन्ग्रेचुलेशन है ही से, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनको चांसेस है कि वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन को ये है कि रीट 2022 का एग्ज़ाम भी आने वाला है 2 महीने में, तो उसकी भी आप तैयारी जारी रखें। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको जो है साइंस और मैथ्स और इंग्लिश ये मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ क्रैश कोर्स फॉर पे एग्ज़ाम 1 एंड एग्ज़ाम 2 दोनों के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम 1 एंड एग्ज़ाम 2 दोनों के लिए। ठीक है, अब एग्ज़ाम 1 का तो डिटेल सिलेबस है हमारे पास, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एग्ज़ाम 2 का सिलेबस भी सेम ही रहने वाला है, तो हम उसी सिलेबस पे पढ़ रहे हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड होते हैं डिटेल सिलेबस में तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, एक तो आपका इसमें क्या होगा, थ्योरिटिकल पार्ट होगा, और एक मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा रीट में अब तक के आए हुए, जो आपका 2011, 2012, 15, 17 और 21 में जो एग्ज़ाम हुआ है उनके टॉपिक वाइज जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जो आपका टॉपिक दे रखा है, जैसे फिजिक्स मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन अभी तक, साउंड में, लाइट में, ऐसे ही आपका मैथ्स में परसेंटेज के क्वेश्चंस, इस टाइप के जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके एक ही मैराथन वीडियो में सारे करवा दूंगा। ठीक है, तो ये होगा, पहले थ्योरी कंप्लीट कराएंगे उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और ये तीनों सब्जेक्ट में ये फॉर्मेट आपका लागू होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सब आपका जो है अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, और ये होगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई भी कॉस्ट आपसे ली नहीं जाएगी।
प्लेलिस्ट जो है मैंने सबकी बना दी है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। काफ़ी सारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। जुलाई तक मैं जो है आपका एटलीस्ट जो सिलेबस पेपर एग्ज़ाम 1 का जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। अगर एग्ज़ाम 2 का सिलेबस भी आ जाता है डिटेल तब तक, तो हाँ फिर हम क्योंकि आप मान के चलो कि जुलाई है तो अक्टूबर आपका पकड़ के चलो आप किसका जो होगा आपका एग्ज़ाम 2 का, तो तब तक हम क्या करेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी। और फिर जुलाई से हम थोड़ा सा राजस्थान जीके पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, तब तक राजस्थान जीके पे फिलहाल फोकस हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ से आप जीके पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, एक 10,000 क्वेश्चन का मैं एक आपको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बैंक लेके आऊँगा, जिसको हम जुलाई से अक्टूबर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ईजिली समझेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। आप वैसे मेरे वीडियो देख ही सकते हो, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल मैं यही डिस्कस करना चाहता था आपसे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपकी जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगा अपने लेवल पे वो इन्फॉर्मेशन जुटा के आप तक पहुँचाने की। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।